हेलो, वेलकम टू एनडी केमिकल वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिक्विड है ए, इसकी वेपर्स होंगी, क्योंकि जब भी किसी लिक्विड को हीट मिलेगी उसकी वेपर्स बनेंगी, ठीक है। तो ये वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। ये वेपर्स इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। मोर ओवर, अब जब ये वेपर्स बन गई हैं, जब वेपर्स बन रही हैं, तो क्या हो रहा है, ये वेपर्स इस सरफेस से स्ट्राइक करेंगी और सरफेस से स्ट्राइक करके ये लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड फिर से वेपर्स बन रहा है, वेपर फिर से स्ट्राइक करके कुछ वेपर्स वापस लिक्विड बन रही हैं, कुछ लिक्विड वापस से वेपर बन रहा है। तो जितना एक कंडीशन एक टाइम ऐसा आएगा, जितनी वेपर्स लिक्विड बन रही हैं उतना ही लिक्विड वेपर्स बन रहा है। कहने का मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। उस स्टेट पे ये वेपर्स इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर डाल रही हैं उसको कहेंगे वेपर प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। वो लिक्विड और वेपर्स आपस में इक्विलिब्रियम में है। जितना वेपर्स लिक्विड में बन रहा है उतना ही लिक्विड वापस वेपर में बन रहा है। वो इक्विलिब्रियम स्टेट है विद लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये है 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर प्रेशर है, तो मैं सेम कंटेनर ले लेता हूँ, सेम ही मैं लिक्विड ले लेता हूँ। तो अब जब मैं इसको हीट करूँगा, जहाँ बिना हीट किए भी वेपर्स निकलती हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वेपर्स हैं। तो अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ, नीचे गैस ऑन कर देता हूँ। मान लेते हैं मैंने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। अब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर्स होंगी। जहाँ पे ज़्यादा वेपर्स हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है, मोर वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है। ठीक, ये होता है वेपर प्रेशर। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो लिक्विड आपने लिया हुआ है उसकी नेचर कैसी है, वो किस टाइप का लिक्विड है। तो अब देखते हैं, मान लेते हैं मैंने ये एक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। अब सॉल्वेंट के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही टफ है उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। अगर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा तो वेपर्स नहीं बनेंगी। तो अगर हमें वेपर्स बनानी है तो हमें उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा, उसको वेपर फॉर्म में लाना पड़ेगा। वेपर फॉर्म में लाने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो जिसमें बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जिसमें बॉन्ड वीक है उसको कम एनर्जी लगेगी। तो जैसे मैंने एक ले लिया ए और एक सॉल्वेंट ले लिया बी, ठीक है, दोनों को मैंने हीट किया, दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट किया, ठीक है। इसके ऊपर भी वेपर्स बन गई और इसके ऊपर भी वेपर बन गई। अब ये जो ए है, इसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उतने मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे, तो उतनी ज़्यादा वेपर्स नहीं बनेंगी। तो जहाँ पे लो वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वेपर्स कम बनी है। क्यों कम बनी है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। जैसे ये बी है, अगर इसमें
मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस वीक हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी देने से, थोड़ी सी हीट देने से वेपर्स बन जाएंगी। जब मैंने और ज़्यादा हीट दी, दोनों को सेम सेम हीट दी, तो इसमें ज़्यादा वेपर्स बन रही हैं, तो इसका वेपर प्रेशर इज मोर, वेपर प्रेशर इज हाई, इसमें वेपर प्रेशर हाई है। क्यों? क्योंकि इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक इन दिस केस एज कंपेयर टू दिस। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक कंटेनर में ले लेता हूँ अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल CH3OH, ये अल्कोहल ले ली। अब इसमें तो CH3OH के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मैं एक मॉलिक्यूल और लिख लेता हूँ CH3OH। ऐसे मैंने दो ही लिखे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, किसके? अल्कोहल के। अब आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेंगे? H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस वजह से मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा। उस वजह से वेपर प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। दूसरी एग्जांपल लेते हैं CH3OCH3 ईथर, डाईमिथाइल ईथर। ईथर क्या होता है? ROR, R अल्काइल, ऑक्सीजन फिर से अल्काइल, ठीक है। तो ईथर में आप देखो, एक ईथर का मॉलिक्यूल, मैं एक ईथर का और मॉलिक्यूल लिख देता हूँ CH3OCH3। अब ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जिनको लग रहा है कि इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो आप ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दो, पर ऐसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही वाला हाइड्रोजन करेगा जो फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से अटैच हो। द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू आइदर ऑफ द दीज थ्री एलिमेंट्स कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा हाइड्रोजन जो या तो F से जुड़ा हो, या तो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या फिर नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, ठीक। तो इसके लिए आप शॉर्टकट याद रख लीजिए, फोन, FON, फोन, ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जब H जुड़ा होगा तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पर तो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई लग रहा है कि ऑक्सीजन से जुड़ा, ऑक्सीजन से तो कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा है, ना कि ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो आप कह सकते हो इस केस में ईथर का वेपर प्रेशर इज ग्रेटर दैन अल्कोहल का वेपर प्रेशर। ये जो मैंने एग्जाम्पल ली इसमें ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर देखते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो सेकंड फैक्टर देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे वेपर प्रेशर पे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर। तो भाई ये कंटेनर है, इसमें हमने ले लिया लिक्विड, ये कंटेनर है, इसमें भी एक लिक्विड ले लिया, सेम लिक्विड है, इसमें भी A है, इसमें भी A है। इसको हीट किया मैंने, मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हीट किया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस लिक्विड तो सेम है 50 डिग्री सेल्सियस में हीट मिलेगी, हीट से क्या बनेंगी? वेपर्स बनेंगी। ज़्यादा हीट तो ज़्यादा वेपर्स बनती हैं, आपको पता ही है, क्योंकि हीट मिलने से क्या होगा? ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। जितनी ज़्यादा हीट होगी, अगर मैं हीट बढ़ा दूँ, एनर्जी बढ़ा दूँ, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा ब्रेक होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ज़्यादा वेपर बनेंगे, ज़्यादा वेपर बनेंगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो इसमें ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे, पूरे में वेपर्स बन जाएंगे, ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे। तो इसमें वेपर प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा। इसमें वेपर प्रेशर हमारा लो रहेगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राउट लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें मैंने कोई लिक्विड डाला हुआ है
नाम रख देते हैं ए, तो इसकी उपज क्या होंगी, वेपर्स। ठीक है, तो ये वेपर्स हैं, तो ये इसका जो प्रेशर होगा वो होगा वेपर प्रेशर किसका, ए का, पी नॉट ए। पी नॉट ए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रेशर किसकी वजह से है, ए की वेपर्स की वजह से, और इसमें प्योर ए है, इसमें अभी तक कुछ ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने पी नॉट ए लिखा। फिर मैं ए को ल्यूकर ले लेता हूं, बी, अब इसकी भी वेपर्स हैं, इसकी भी वेपर्स हैं, तो वो होगा पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ऑफ ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ऑफ बी। तो ये दो ल्यूकर्स हमारे पास आ गए। तो मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें ए भी है और बी भी है, तो भाई इसमें कौन सी वेपर्स होंगी, हाँ, ए की भी वेपर्स होंगी और बी की भी वेपर्स होंगी। तो इसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर ड्यू टू ए प्लस प्रेशर ड्यू टू बी। अब आप सोच रहे होंगे सर पी नॉट ए लिख दो ना, क्योंकि आपने तो कहा था ए की वजह से पी नॉट ए है। ए की वजह से पी नॉट ए तब है जब ए अकेला प्रेजेंट है, उसके साथ कुछ मिक्स में नहीं है। पी नॉट बी तब है जब बी अकेला प्रेजेंट है, किसी के साथ मिक्स नहीं हुआ है। यहां पे तो दोनों मिक्स हो गए हैं। इस केस में ए बी के ऊपर इफेक्ट डालेगा और बी ए के ऊपर इफेक्ट डालेगा। हो सकता है ए के पार्टिकल्स, ए के मॉलिक्यूल्स बी को अट्रैक्ट कर रहे हों, या हो सकता है रिपेल कर रहे हों। कुछ तो कुछ इंटरेक्शन हो गई ना ए और बी के बीच में। तो अब ए पहले जैसा तो नहीं रहा, उसमें थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, इसलिए अब पी नॉट ए तो नहीं रहा, इसलिए मैंने इसमें पी ए लिख दिया। और बी में भी वैसा ही हुआ, अगर अकेला बी होता तो मैं इधर पी नॉट बी लिखता, पर अब बी तो ए के साथ है, इसलिए मैंने यहां पे पी बी लिखा। ठीक, राउल्ट लॉ क्या कहता है जो प्रेशर है ए का, इस केस में क्या है, पी नॉट ए, थोड़ा ध्यान देना, पी नॉट ए वो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसका है, ए का ही है। तो इस केस में प्रेशर किसकी वजह से है, ए की वजह से ही है। तो पी नॉट ए, ये जो वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट का, वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। या तो ठीक है। और इस केस में पी नॉट बी किसके बराबर है, वही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां तक तो ठीक है। अब आते हैं इस सॉल्यूशन पे। ठीक, इसका वेपर प्रेशर है ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर। ए की वजह से कितना वेपर प्रेशर होगा, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसमें ए के कितने मोल्स हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा हमारा ए का कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ए की वजह से वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। अगर बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो बी का वेपर प्रेशर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। ठीक, तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दिस इंप्लाइज पी ए इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दूंगा और एक कांस्टेंट लगा दूंगा। क्या कांस्टेंट लगा दूंगा, पी नॉट ए, ये कांस्टेंट लगा दूंगा, क्योंकि आपको पता ही है ये प्रेशर तो कांस्टेंट ही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो मैं पी नॉट ए कांस्टेंट यूज करूंगा, तो ये बन जाएगा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन is equal to vapor pressure of that component in pure form multiply mole fraction of that component in the solution। ठीक है, यही तो है। at a given temperature for a solution of volatile liquids the partial vapor pressure of each component, partial vapor pressure किसके बराबर होगा, each component is equal to product of किसकी वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट, ये आ गया प्योर कंपोनेंट, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ये आ गया उसी का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
पी ए, ऐसे आप बता दो पी बी कितना होगा, आप कहोगे पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड पी बी प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हमें ए का वेपर प्रेशर भी पता चल गया और बी का वेपर प्रेशर भी पता चल गया, तो अब मुझे टोटल वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। वो तो होता है पी ए प्लस पी बी। पी ए तो है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर, ठीक, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हो गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर। आपको एक चीज और भी पता है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज 1। कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्लेस पर मैं 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकता हूं। तो जहां पर मोल फ्रैक्शन ए है वहां पे मैं 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकता हूं। तो मैं ऊपर से यहां पे लिखता हूं इस साइड। तो ये हो गया P इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर राउल्ट लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। अब हम एक बात देखते हैं, मैं थोड़ा सा ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहां पे ग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पे बनाता हूं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका, ए का, और यहां पे वेपर प्रेशर, ठीक है। अब ए का मोल फ्रैक्शन देखते हैं, ये है, और वेपर प्रेशर ए की वजह से ये है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, जहां पे एक्स ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, यहां पे ये 1 हो जाएगा, वहां पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा, है ना, जहां पे ऐसे होगा। तो देखते हैं पी ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, जहां जिस पॉइंट पे एक्स ए इज इक्वल टू 1 होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है एक्स ए 1 पर वेपर प्रेशर ड्यू टू ए कितना है, पी नॉट ए। अगर आप एक्स ए की जगह 1 पुट करके देखो तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो मैं देखता हूँ कि इस पे ये कहाँ पे कट करेगी लाइन, ये यहाँ पे, ये पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड आ जाते हैं। इतनी सी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या डिनोट कर रहा है, पी नॉट ए। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा वेपर प्रेशर है, पी नॉट ए वेपर प्रेशर है। कौन सा है, पी नॉट ए। यहां तक आपको समझ आ गया, ये पॉइंट पी नॉट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही मैं बी के लिए बना दूं अगर, तो आप कहोगे ये तो सेम ही बनेगा, इधर आप मोल फ्रैक्शन बी बना दो, इधर वेपर प्रेशर पी बी बना दो, तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और जब एक्स बी जिस पॉइंट पे जाके 1, ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है एक्स बी 1 हो, यहाँ भी हो सकता है 1 हो, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर भी 1 होगा, वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये है यहाँ पे जाके मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके बराबर में हम देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट बी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैं अब इन दोनों ग्राफ को क्लब करके एक सिंगल ग्राफ बना दूंगा, और सिंगल ग्राफ में देखेंगे यहाँ पे, यहीं पे बनाते हैं। ये मोल फ्रैक्शन की एक्सिस है, मोल फ्रैक्शन विजुअल है ये वाला एरिया, तो ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन, ठीक। ये वेपर प्रेशर को शो कर रहा है वाई एक्सिस, और एक वाई एक्सिस मैंने यहाँ बना दी जो वेपर प्रेशर को शो कर रही है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पे मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 1,
चलो ए ले लेते हैं 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पर है 1। कहने का मतलब जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो वेपर प्रेशर भी 0 होगा। बढ़ते 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 जहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है तो यहाँ वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट ए। तो ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पे कट करेगा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर हो गया पी नॉट ए। ठीक, अब इस तरफ से शुरू करते हैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है 0 और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है 1। तो अब इस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इस पॉइंट पे आके। तो ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, पी नॉट बी। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, पी नॉट पी, ये पॉइंट डिनोट कर रहा है पी नॉट बी को, ये पॉइंट डिनोट कर रहा है पी नॉट ए को। अब मुझे ए का वेपर प्रेशर भी मैंने बना दिया, बी का भी बना दिया। अब मुझे पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व चाहिए। वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी। अब मुझे एक लाइन की अगर 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो वो कैसे मिलेंगे, अब मैं इस इक्वेशन पे आता हूँ। आप इस इक्वेशन में, इस वाली में, मैं ये नीचे वाले ग्राफ रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस केस में अगर मैं पुट कर दूं इफ, अब मुझे पता है कि ये जो लाइन है वो यहाँ भी कट करेगी, यहाँ भी कट करेगी, पर किस पॉइंट पे कट करेगी वो मुझे पता नहीं चल रहा। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इस पूरे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसकी एक कर्व चाहिए। मुझे ये वाली कर्व चाहिए इसकी, क्योंकि मैंने इसका भी बना दिया, इसका भी बना दिया, मुझे ये वाली चाहिए। इसके लिए मैं देखता हूँ, अगर मैं एक्स बी को पुट कर दूँ, अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स बी को पुट कर दूँ, सॉरी एक्स बी को पुट करते हैं, हाँ एक्स बी को पुट कर दूं 0। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है कि ये इक्वेशन अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ फिर पुट करते हैं। तो इस तरह से कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पी नॉट ए और बीच में ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स बी, तो ये बन जाएगा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो एक्स बी वाली टर्म्स कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा पी नॉट ए, दिस पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, तो बाहर आ जाएगा माइनस का एक्स बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। देख लीजिए मैंने इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, बस थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो यहाँ पे करते हैं, अगर मैं इफ एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 0 से मेरा मतलब है कि उसमें b का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसमें कौन सा ल्यूकड बच गया, सिर्फ a का। तो इस केस में इसका आंसर आना चाहिए p इज इक्वल टू पी नॉट ए। क्या आ रहा है, एक्स बी को 0 पुट कीजिए, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और पीछे हमारा रह जाएगा p इज इक्वल टू पी नॉट ए। बिल्कुल ठीक है, हमारे आंसर के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब एक्स बी है ही नहीं तो टोटल प्रेशर तो सिर्फ a की वजह से ही होगा। अब आप एक पॉइंट मुझे मिल गया, कौन सा, एक्स बी इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी है, एक्स बी इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है। तो एक्स बी इक्वल टू 0 वाली लाइन पे पी नॉट ए कहाँ पर है, ये है, एक पॉइंट आगे ये। अब मैं पुट करूंगा इफ एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स बी को 1 पुट करके देखिए तो हमारा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, ये तो 1 हो गया, तो माइनस पी नॉट ए माइनस और माइनस प्लस पी नॉट बी। अब एक्स बी इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक्स बी इक्वल टू 1 का मतलब है एक्स ए तो 0 है, उसमें एक्स ए है ही नहीं। इस केस में टोटल प्रेशर हमारा किसके बराबर होना चाहिए, सिर्फ पी नॉट बी के बराबर। तो बिल्कुल वैसे ही आंसर आ रहा है, प्लस और माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, तो पी इज इक्वल टू पी नॉट बी। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि एक्स बी इक्वल टू 1 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, और ये जहाँ पे कहाँ पे कट लगेगा, पी नॉट बी पे कट लगेगा, यहाँ कट लगेगा। तो मुझे इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। एक पॉइंट मुझे तब मिला जब मैंने एक्स बी को 0 पुट किया और एक पॉइंट तब मिला जब मैंने एक्स बी को 1 पुट किया। तो मैं दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर फॉर द सोल्यूशन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी। तो मैंने जब ए और बी को मिक्स किया और ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये डिनोट कौन कर रहा है, ये वाली लाइन, दिस लाइन P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये वाली लाइन डिनोट कर रही है।
तो ये था राउल्ट लॉ के बारे में सारा समरी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। उसमें हम देखेंगे कि इसमें तो दोनों के दोनों ल्यूकड्स वोलाटाइल थे, उसमें एक ल्यूकड वोलाटाइल होगा और जो उसमें मटेरियल जो उसमें सॉल्यूट डालेंगे वो नॉन वोलाटाइल होगा, और उस केस में हम देखेंगे कि हमारा वेपर प्रेशर किस तरह से चेंज करता है और उसमें किस तरह से ग्राफ आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।